आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी तो कभी देव के चमत्कार के किस्से। आज का आर्टिकल हमारे पास आया है हरियाणा से। हरियाणा का एक छोटा सा गांव पड़ता है वहां से। वहां का रहने वाला एक छोटा सा परिवार जिसमें 4 लोग होते हैं, माता पिता, 2 उनके बच्चे। बड़ी बिटिया का नाम नीलम जिसकी एज 17 वर्ष, और छोटे बेटे का नाम सोनू जिसकी एज 14 वर्ष। और इनके पिताजी काम करते थे गुरुग्राम की एक कंपनी में मुंशी का, और उनकी जॉब लगवाने में सबसे बड़ा हाथ था सोनू के मामा का, क्योंकि सोनू के मामा काफी समय से उस कंपनी में मुंशीगिरी का काम कर रहे थे। तो उस कंपनी ने एक प्लांट और बढ़ाया, तो इनके सेठ का ये कहना था कि भाई देखो, कोई तुम्हारे जानकार का मुंशी हो तो उसको भी अपने साथ रख लो, क्योंकि अब हमें पता है तुमसे काम नहीं संभलेगा। तो यहाँ पर इसके मामा ने ये सोचा कि भाई मेरे जीजा अच्छा खासा काम कर लेते हैं मुंशीगिरी का, चलो जी अच्छे पैसे मिलेंगे, मैं उन्हीं की ही नौकरी लगवा देता हूँ। तो यहाँ पर सोनू के पापा की भी नौकरी लग जाती है, और सोनू के पापा भी अपना गुरुग्राम में कमरा लेते हैं, वहां पर रहना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी उनका गांव जाना होता था तो सोनू भी काफी जिद करता था कि पापा मुझे भी गुरुग्राम लेकर चलो, मुझे भी घूमना है। आपको भी पता है कि बच्चे तो माता पिता से जिद करते ही हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसके पिता घर आते हैं तो वो काफी ज्यादा जिद करता है। तो इस पर इसकी मम्मी ये कहती है कि भाई कोई नहीं, बच्चे को ले जाओ, इतनी जिद कर रहा है, और वैसे भी इसके मामा गांव में आने वाले हैं और उन्हीं के साथ तुम वापस भेज देना। और उसके पिताजी ले जाते हैं गुरुग्राम, तो वहां पर अपने मामा से मिलता है, काफी ज्यादा खुश होता है। अपने मामा से ये कहता है कि मामा तुम मुझे शहर घुमाओगे। उसके मामा भी कहते हैं बेटे चिंता मत कर, कल सुबह मैं तुझे पूरा गुरुग्राम घुमाऊंगा। अब जैसे ही अगला दिन आया, गुरुग्राम घुमाया, उसको कुछ कपड़े भी दिलवाए, और एक मंदिर उसको दिख गया, माता मशानी का, माता मैदानन, माता चौगानन का। जैसे ही मंदिर के पास जाके खड़ा हुआ तो सोनू ये बोला, मामा मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये कौन सी शक्ति का मंदिर है मामा, जरा मुझे इसके दर्शन करवाओ। तो इसके मामा भी काफी खुश हुए और ये बोले कि बेटा ये माता चौराहे वाली हैं और ये गरीबों की माता हैं। तो यहाँ पर सोनू की थोड़ी सी और आस्था बढ़ी, और सोनू ने अंदर जाके माथा टेका और ये कहा कि मामा मुझे एक फोटो जरूर दिलवा दो, भले तुम मुझे रास्ते में चीज मत दिलवाना। तो इसके मामा हंसे, बोले बेटा चिंता मत कर, तुझे फोटो भी दिलवाऊंगा, बाकी जो चीज तू कहेगा मैं वो चीज भी तुझे दिलवाऊंगा। अब ये जैसे ही माता रानी की फोटो लेकर अपने घर आ गया तो इसने आते ही भाई उनके आगे धूप जलाना शुरू कर दिया, भक्ति करना शुरू कर दिया। बाकी का जो परिवार था, नीलम थी, काफी ज्यादा देखकर हंस रही थी और ये कह रही थी कि हमारा भाई तो भाई ब्राह्मण बन गया। लेकिन कब उसकी भक्ति उसकी आदत में बदल गई इनको भी पता नहीं चला। जैसे ही 2 से 3 साल बीते तो यहाँ पर नीलम भी अब जवान हो चुकी थी, और उसके पिताजी को ये चिंता थी कि भाई इसकी शादी भी करनी है। ये कैथल में जाते हैं एक शादी में, तो वहां पर एक लड़का नीलम को पसंद कर लेता है, और उस लड़के का नाम आपको बता दूं उमेश। और कहीं ना कहीं नीलम को भी पहली नजर में उस लड़के से प्यार हो जाता है। लेकिन जब पता चलता है कि भाई उमेश तो काफी ज्यादा पैसे वाला है और यहाँ पर हमारा सीन जमने वाला नहीं, तो नीलम अपने पैर पीछे खींच लेती है। लेकिन जो उमेश होता है अपने परिवार पर काफी ज्यादा प्रेशर डालता है कि मैं शादी करूंगा तो नीलम से करूंगा। यहाँ पर उमेश का परिवार जैसे ही नीलम के घर आता है, उनके पिता से बात करता है, तो उसके पिताजी ये कहते हैं कि देखो बाबूजी, आप काफी बड़े जमींदार हो, काफी सारी आपके पास जमीनें हैं, और हमारी औकात नहीं कि हम आपके घर में अपनी लड़की दे दें, और वहां पर रिश्ता नहीं बैठता जहां पर बराबरी ना हो। लेकिन जो उमेश के पिताजी थे उन्होंने हाथ जोड़ दिए, ये कहा कि बेटा देख, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बड़ी लड़कियां हैं, छोटा लड़का है, और किस तरीके से मन्नत मांग मांग के मैंने ये अपना लड़का लिया है। और बेटा तू अपनी खुशी मुझे डाल दे, जो तेरा बजट हो तू शादी में वो लगाना, बाकी सारा तू हम पे छोड़ दे, सारा खर्च हम करेंगे। अब यहाँ पर नीलम की शादी हो जाती है उमेश से। लगभग महीना आधा तो काफी ज्यादा अच्छा इनका
गुजरता है कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जो इनकी बहनें थी रमा और उषा, काफी ज्यादा बात बात पर उसको ताना कशी करना, भाई तू गरीब घर की है, तू तो नंगे घर की है, तुम्हारे तो पल्ले कुछ नहीं, तुम तो अमीरों के घर आकर अपनी औकात भूल गए। इस तरीके से काफी ज्यादा जलील करती थी नीलम को। जब नीलम ने उमेश को कहा तो यहाँ पर उमेश भी अब कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि भाई जो भी प्यार का भूत था वो समय के साथ कहीं ना कहीं उतलता चला गया। और जो उषा थी वो शादीशुदा थी, और जो रमा थी कवारी थी, उसका भी यहाँ पर इन्होंने रिश्ता रख दिया था कि भाई इतने समय में इसकी शादी होगी। अब जैसे इसकी शादी का समय आया तो भाई काफी सारे इनके घर मेहमान भी आए, यहाँ पर सोनू भी आया और माता रानी की अपनी फोटो भी लेकर आया। उसका यही मानना था कि भाई मैं कहीं भी जाऊंगा तो मेरी माता रानी भी साथ जाएगी, और काफी हंसी खुशी यहाँ पर शादी निपटी। और जिस कमरे में सोनू सोया हुआ था उसी कमरे में एक अलमारी भी रखी हुई थी, और उसी अलमारी में उषा का कुछ एक गहना कह लो, कुछ एक पैसे कह लो, रखे हुए थे। अब ये जैसे ही सोनू उठ के अपना बाहर गया है नहा धो के सुबह का नाश्ता करने के लिए, तो उषा ने अपनी अलमारी खोली तो भाई उसमें से उसका पैसा गायब था। और इनका सबसे पहला शक किस पर गया कि सोनू पर। उषा ने वहीं पर हल्ला मचा दिया, और इसकी बात सुनकर रमा भी आ गई कि बोली भाई बहन क्या हो गया। बोले लगता है यहाँ पर नीलम के भाई ने हमारे घर में चोरी कर ली, मेरे पैसे रखे थे 10,000 और 1 रुपया नहीं है, और वो भी कहीं दिख नहीं रहा, लगता है चोरी कर ली। अब जब इतना नाम लिया तो यहाँ पे नीलम भी काफी गुस्सा हुई कि दीदी बिना जाने समझे तुम मेरे भाई पे इल्जाम लगा रहे हो, ये दीदी बात गलत है। तो यहाँ पर उमेश भी अपनी बहनों का फेवर लेते हुए नजर आया। बोले भाई देख, इस कमरे में तेरे भाई के अलावा कोई और सोया नहीं था, और ये सामने अलमारी है, और बताओ मेरी बहनें तेरे भाई का नाम ना ले तो क्या करें, और क्या सबूत है कि तेरे भाई ने पैसे नहीं चोरी किए। अब इतनी बात हो ही रही थी तो सोनू आ जाता है और ये कहता है जीजा जी किस बात का हल्ला मचा रहे हो, क्या बात हो गई। तो यहाँ पे नीलम आते ही एक थप्पड़ मारती है और ये कहती है कि भाई ये बता तूने इस अलमारी से पैसे चोरी किए हैं या नहीं किए। तो यहाँ पर सोनू कहता है दीदी मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, और मुझे पैसे की जरूरत क्या है, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं भाई आपसे मांग लूंगा, जीजा जी से मांग लूंगा, और मेरे पर विश्वास नहीं है तो मेरी चेकिंग कर लो। अब जब इतनी बात कही कि मेरी चेकिंग कर लो तो यहाँ पर रमा ये बोली कि भाई ये इतनी देर से गायब था, बाहर था, इसने जरूर कहीं ना कहीं पैसा वहां पर छुपा के आ गया है, और मुझे पूरा पता है कि तू ही चोर है, तूने ही पैसा चोरी किया। तुम गरीबों को यही आदत है, पहले तो सेठ घर में रिश्ता जोड़ो, उसके बाद उनको नोच नोच के खाओ। और इस बात पे नीलम को भी गुस्सा आता है और ये कहती है कि भाई सोनू मुझे एक बात ये बता, तू अपनी माता रानी को मानता है, तू खा अपनी माता रानी की कसम, अगर तूने पैसा नहीं चोरी किया तो आज तेरी माता रानी फैसला करेगी। अब ये हाथ पकड़ के खींच कर लेकर आती है और ठीक माता रानी के फोटो के ऊपर हाथ रखवाती है कि खा तुझे कसम मेरी भी और माता रानी की भी कसम है। अब ये जैसे ही सोनू माता रानी के फोटो के ऊपर हाथ रखता है और ये कहता है दीदी मैंने वाकई ही तुम्हारा कोई पैसा, इनका कोई पैसा चोरी नहीं किया, और मुझे चोरी की जरूरत भी नहीं है, मेरी माता रानी मेरे साथ है, और मैं कसम खा के कह रहा हूं मैंने इनका 1 रुपया भी नहीं लिया। अब ये इतनी इसने कसम खा के हटी तो इसके जीजा ने एक थप्पड़ मारा और कहा कि निकल जा घर से, तुम साले चोर हो, तूने ही पैसे चोरी किए हैं। और उसकी आंख से सोनू की आंख में आंसू, उधर नीलम की आंख में आंसू, और भाई साहब वो रोते हुए माता रानी का उसने फोटो उठाया, एक उस पर चुनरी थी और माता को लपेटा, और जैसे ही लपेट रहा था तो इसके आंसू उसी फोटो पर पड़ गए। अब ये जैसे ही भाई साहब अपने घर से बाहर को अभी 10 कदम दूरी पे निकला ही था, इनके घर में एक मंदिर बना हुआ था और उसमें माता शेरों वाली की फोटो भी रखी हुई थी, और भी देवी देवताओं की फोटो रखी हुई थी। और जो माता शेरों वाली की फोटो थी एकदम से घूमती हुई, राउंड करती हुई सीधा फोटो नीचे गिरी। जैसे ही फोटो नीचे गिरी है तो भाई नीलम आई
और जल्दी से इनकी फोटो उठाकर माता रानी की इसने ऊपर रखी। इतने में ही जो उनके घर एक नौकरानी काम करने वाली थी तो उसका इस तरीके से काफी तेज तेज सिर घूमने लग गया। अब यहाँ पर ये उमेश भी डर गया और नीलम भी डर गई कि भाई इसको क्या हुआ। और जो उनके घर में एक बुजुर्ग थे तो उनका ये कहना था इस पर कोई शक्ति आ गई, चलो जी हम बात करते हैं। जब उससे बात करी गई कि भाई तो कौन सी शक्ति है, तो उसने कहा कि मैं चौराहे वाली हूँ, तुमने मेरे बच्चे को खून के आंसू रुलाए हैं। जब उसने मेरी कसम खाई तुमने तब भी उस पर विश्वास नहीं किया, तब भी तुमने उसको थप्पड़ मारा, उसको मैंने आज तक कांटा नहीं चुभने दिया। जो मेरा सच्चा भगत था, जो चौराहे पर आकर माथा टेकता था, और तुमने उसे बेइज्जत करके निकाला है। अब मैं तुमको सबक सिखाऊंगी, देखती हूँ कौन सा तुम्हारा देवता, कौन सा तुम्हारा इष्ट, कौन सा तुम्हारा पितर तुम्हें बचाता है। अब यहाँ पर इतना उस नौकरानी ने बोला और एकदम से नॉर्मल हो गई। और जो उनके बुजुर्ग थे ये कह रहे थे कि भाई जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सोनू को बुला लो और उससे माफ़ी मांग लो। लेकिन जो उमेश की बहनें थी काफ़ी ज़्यादा अपने आप में तेज बन रही थी और आज उनके पास मौका भी था कि नीलम को बिल्कुल नीचा दिखाने का सब लोगों के सामने। इन्होंने बिल्कुल कहना नहीं माना। अब ये जैसे ही इनका पूरा दिन अपना बीता और नीलम भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रही। जैसे ही यहाँ पर शाम हुई है और इधर रमा और उषा एक कमरे में सो रही थी तो ठीक सामने एक इनको औरत खड़ी हुई दिखी है और इनके सामने आकर काफी तेज वो चिल्लाई। अब ये जैसे ही चिल्लाई है तो यहाँ पर रमा और उषा की हवा खिसक गई कि भाई ये सब क्या है। और उस औरत ने ये बोला कि तुमने उस बच्चे को जानबूझकर उस पर इल्जाम लगाए हैं, अब हम देखो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे और जो तुम्हारे बच्चे हैं हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उषा के पास भी 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब ये यहाँ पर जैसे ही सुबह हुई तो इनके दोनों बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बुखार, और उषा समझ गई कि भाई ये बात गलत थी और पैसे मैंने पहले छुपा दिए थे और मैं रमा की बातों में आकर कि नीलम को नीचा दिखाना था, कहीं ना कहीं अब ये गलत हो रहा है। और उषा ने समय रहते ही भाई उमेश के सामने भी कहा कि भाई देखो हमारी गलती है, मैं रमा की बातों में आ गई थी, पैसे मैंने उससे पहले उठाकर अपनी अलमारी से दूसरी जगह रख दिए थे जब सोनू सो रहा था। और ये हमने पूरा प्लान किया था कि अपनी भाभी को हम बेइज्जत करेंगे, क्योंकि जो भी दहेज था हमारे भी सपने थे कि हमारे भाई के ससुराल से हमें कुछ मिले, लेकिन कुछ भी मिला नहीं। लेकिन ये जो माता रानी का खेल है भाई, इससे हमें डर लग रहा है। और नीलम हम तेरे से भी माफ़ी मांगते हैं, तो भाई अपने भाई को बुला ले, हम उससे माफ़ी मांगेंगे, अगर वो नहीं आएगा तो हम उसके घर चलेंगे। अब नीलम यहाँ पर फ़ोन करती है तो सोनू ये कहता है कि दीदी तुम्हारी वाली बात है तो मैं आ जाऊँगा, उनकी वाली बात है तो भाई मैं नहीं जाऊँगा। और यहाँ पर बिल्कुल मना कर देता है सोनू। तो यहाँ पर रमा, उमेश और ठीक भाई साहब एक गाड़ी अपनी निकालते हैं और उसी पर ही तीनों जने जाते हैं। और इधर उषा अपने लड़के को भी ले जाती है जिस पर काफ़ी ज़्यादा बुखार होता है, दवाई भी उस पर असर नहीं कर रही थी और अजीब सी हरकतें भी कर रहा था। और ठीक सोनू के आगे रख देते हैं और ये कहते हैं कि बेटा हमें माफ़ कर दे। और उमेश भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि भैया तेरे साथ तो साक्षात माता चौराहे वाली चलती हैं भाई, सोनू मुझे भी अपना बड़ा भाई समझकर भाई माफ़ कर दे। अब ये जैसे ही उसके जीजा ने इस तरीके से हाथ जोड़े तो सोनू ने उनके हाथ पकड़ लिए कि जीजा जी शर्मिंदा मत करो, चलो जी कोई बात नहीं, अगर आपने माफ़ी मांगनी है तो ये जगत जननी है, आप इससे माफ़ी मांग लो, और मैंने दीदी कोई भी आपका पैसा नहीं लिया। तो यहाँ पे रमा ये कहती है भाई हमको पता है तूने पैसा नहीं लिया, इसमें तेरा भी कोई दोष नहीं है। और ये जैसे ही माफ़ी मांगते हैं तो जो उषा का लड़का था ऑटोमेटिक यहाँ पर सही हो जाता है। घंटा 2 घंटा भाई इस घर में रुकते हैं और ठीक नीलम भी अपने ससुराल चली जाती है। और इस तरीके की एक छोटी सी घटना घटी जिस
जिसकी वजह से भाई माता रानी को खुद आना पड़ा अपने भगत की भाई वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। और ये आर्टिकल हम मुझको किसी और ने नहीं भेजा, ये मुझे भेजा है रमा दीदी ने। रमा दीदी का ये कहना था कि अजय भैया हमने फेसबुक पर आपका आर्टिकल देखा और हमको लगा कि आप बिल्कुल सीधी सीधी स्टोरी सुनाते हो, क्यों ना जी हम भी यहाँ पर पोस्ट करें। और आपसे तो खैर मैंने फोन पर बात भी की है, चलो जी स्टोरी आर्टिकल आने के बाद फिर से एक बार बात आपसे मैं और भी करूंगा दीदी। बाकी आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि यह आर्टिकल आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो भाई शेयर भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। बाकी मिलते हैं एक बार फिर किसी न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद जय भारत।